बिहार में इलेक्शन हुआ, महिला रोजगार योजना अनाउंस हुई। महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, माझी लाडकी बहन योजना आई। मध्य प्रदेश लाडली बहना, झारखंड मैया सम्मान योजना। हर इलेक्शन के बाद एक नई स्कीम आती है, लेकिन इन स्कीम्स के लिए पैसे कौन दे रहा है? ये फंड्स आ रहे हैं हमारे शहरों से, जो पहले से ही अपनी प्रॉब्लम्स में डूबे हैं। और ये तो सिर्फ एक बात है, इसका दूसरा एस्पेक्ट सुनिए। अमेरिका की 80% पॉपुलेशन शहर में रहती है, चाइना की 65% और इंडिया की सिर्फ 36%। और फिर भी बेंगलोर 2024 में पानी के लिए तरस गया था। दिल्ली की हवा कितनी खराब है ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। एंड मुंबई हर साल बारिश में डूब जाती है। ये सिर्फ गवर्नेंस की फेलियर नहीं है, ये उस ब्लूप्रिंट की फेलियर है जो ब्रिटिशर्स हमें देके गए हैं। वो शहर जो सिर्फ इसीलिए बने थे ताकि इंडिया के गुड्स बाहर भेजे जा सके, वो सेम प्लान या ब्लूप्रिंट आज भी चल रहा है। और जब तक नए शहर नहीं बनेंगे तब तक मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद का पैसा लाडकी बहन में जाता रहेगा। बेंगलोर सूखा रहेगा और 40 करोड़ जितने इंडियंस यानी अमेरिका की पूरी आबादी अगले 25 सालों में शहर ढूंढते रहेंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्योंकि आज इंडिया में या तो मुंबई दिल्ली है या तो बाकी का पूरा इंडिया, बीच में कुछ नहीं है। और ये वीडियो किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये एक इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट है जो आपने शायद पहले कभी इस एंगल से नहीं सुनी होगी। इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों इंडिया के नए शहर बनाना आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सिटी इकोनॉमिक जोन्स क्या है और क्या ये इंडिया को बचाने का एक ब्लूप्रिंट हो सकते हैं, और कैसे अगले 10 सालों में ये फैसला हो जाएगा कि आपकी जॉब, चाहे फिर वो टेक में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो या किसी और फील्ड में, वो कौन से शहर में होगी। मैं हूं जील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वाचिंग अपग्रेड। चैप्टर 1, द डाइंग सिटीज। पहले बात करते हैं उन शहरों की जो इंडिया के पास ऑलरेडी है। बेंगलोर, इंडिया का सिलिकॉन वैली, जहां दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज के ऑफिसेज हैं, जहां एक इंजीनियर का सपना होता है कि बेंगलोर में जॉब मिलेगी और जिंदगी सेट हो जाएगी। वहां पर 2024 में पानी की शॉर्टेज हो गई थी। बड़े बड़े आईटी पार्क्स पानी के लिए टैंकर मंगवा रहे थे, लोगों के घर में नल सूखे पड़े थे। एक शहर जो इंडिया की टेक इकोनॉमी का इंजन है, वो पानी के लिए तरस रहा था। और ये कोई एक इवेंट नहीं है, ये एक खराब डिजाइन का रिजल्ट था। बेंगलोर को 20 लाख लोगों के लिए डिजाइन किया गया था। आज वहां पर 1 करोड़ 40 लाख लोग रहते हैं। ये शहर कभी इतने लोगों के बोझ के लिए बना ही नहीं था। दिल्ली की बात करते हैं, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी। वहां साल के 4 महीने बाहर निकलना मतलब दिन की 15 से 20 सिगरेट्स पीने जितना डेंजरस है। और फिर भी लोग वहां आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शंस ही नहीं है। मुंबई में भी हर साल बारिश में सेम चीजें होती है, ट्रेन्स बंद, रोड्स बंद और घर डूब जाते हैं। 2006 हो या 2026, ये चीजें आज भी वैसी की वैसी ही है। अब ये सुन के आप सोचेंगे कि ये गवर्नेंस की प्रॉब्लम है, करप्ट सिस्टम है, इसीलिए काम नहीं होता। लेकिन ये पूरी बात नहीं है। ये शहर बने ही किसी और काम के लिए थे। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ये ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, लेकिन किस लिए? अपनी इकोनॉमी के लिए। मुंबई उनके लिए एक पोर्ट था ताकि कॉटन वहां से इंग्लैंड ले जाया सके। कोलकाता एक एडमिनिस्ट्रेशन हब था जहां से वो हमारे शहरों को निचोड़ने की प्लानिंग करते थे। ये शहर लोगों के लिए नहीं, एक्सट्रैक्शन के लिए बने थे। और आज भी हम उसी 19th सेंचुरी की ब्लूप्रिंट पे चल रहे हैं और इन्हें एक हद तक फिक्स करना पॉसिबल भी है, लेकिन एक पॉइंट के बाद नहीं। और हमने ऑलरेडी इतने सालों से इन सिटीज को फिक्स करके देख लिया। तो अब अगर पुराने सिटीज बेटर नहीं हो रहे तो सॉल्यूशन है नए सिटीज बनाओ। लेकिन क्यों सिर्फ नए सिटीज ही एक सॉल्यूशन है, और कौन से नए सिटीज? चैप्टर 2, सिटीज इक्वल्स टू जॉब हब्स। यहाँ पर लोग एक गलती करते हैं। जब इंडिया में नए शहरों की बात होती है तो ज्यादातर लोग इसे हाउसिंग की प्रॉब्लम मानते हैं, यानी लोगों को सिर्फ रहने की जगह चाहिए, यही एक प्रॉब्लम है बस। लेकिन ये सोचना थोड़ा गलत है। शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं होती, शहर इकोनॉमी का इंजन भी होता है। इंडिया की टॉप 8 सिटीज मिला के देश की जीडीपी का 33% जनरेट करती है, और वहां रहते हैं सिर्फ 10% लोग। यानी एक जगह पे अगर टैलेंट, पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ आता है तो आउटपुट ज्यादा निकलता है। और अभी इंडिया के पास कितने ऐसे सिटी इंजन्स हैं? बेंगलोर टेक के लिए, मुंबई फाइनेंस के लिए, दिल्ली एनसीआर गवर्नमेंट और ट्रेड के लिए, बस इतना ही है। चाइना के पास शेंजन है, हांगजू है जहां अलीबाबा बना, चंगड़ू है, वुहान है। हर एक शहर एक ग्लोबल पावर हाउस है। इंडिया के पास इन 2-4 सिटीज के बाद कुछ बड़ा है ही नहीं। और ये प्रॉब्लम 2026 में और भी अर्जेंट हो गई है, क्योंकि सिटीज को जो काम करना था वो बदल रहा है। अभी इंडिया में 1700 से ज्यादा जीसीसीज है, यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। मतलब माइक्रोसॉफ्ट का एचआर डिपार्टमेंट इंडिया में, गूगल की फाइनेंस टीम इंडिया में, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के बैक ऑफिसेस इंडिया में है। ये इंडिया क्यों आए? क्योंकि इंडिया में टैलेंट था और कॉस्ट कम थी। लेकिन अब एआई आ गया है,
वो काम जो GCCs में होता था, डेटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट, बेसिक एनालिसिस, वो सब ऑटोमेट हो रहा है। तो अगले 10 सालों में सिटी बेस्ड जॉब्स ऐसी होंगी, डेटा सेंटर्स में, AI इंफ्रास्ट्रक्चर में और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में। मतलब सर्वर्स, चिप्स, केबल्स का यूज बढ़ जाएगा और ये सब कहीं ना कहीं तो बनाना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ अलग टाइप के शहर चाहिए जो मैन्युफैक्चरिंग रेडी हो, लॉजिस्टिक्स रेडी हो और पावर रेडी हो, जो इंडिया के पास फिलहाल नहीं है। चैप्टर 3, मुंबई 3.0, नासिक 2.0। मुंबई ऑलरेडी एक सर्विसेज हब है, फाइनेंस, मीडिया, एंटरटेनमेंट, ये उसका DNA है। वहाँ मोस्टली लोग इन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं। वैसे ही क्या नासिक, जो मुंबई से सिर्फ 2 घंटा दूर है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है? क्या नागपुर, जो लिटरली इंडिया के ज्योग्राफिकल सेंटर में है, जहां से पूरे देश में ट्रक भेजना सबसे एफिशिएंट हो सकता है, क्या वो इंडिया का लॉजिस्टिक्स कैपिटल बन सकता है? क्या कोई नया शहर आंध्रा के कोस्टल्स में इंडिया का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन सकता है? ये आइडिया नया नहीं है। दुनिया के जो भी सक्सेसफुल इकोनॉमीज है, उन्होंने एग्जैक्टली यही किया है। डेलिबरेटली डिसाइड किया कौन सा शहर क्या करेगा। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए चाइना का एग्जाम्पल देखना होगा। चैप्टर 4, द चाइना लेसन। चाइना में एक सिस्टम है हुको। ये एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। सिंपल भाषा में, जहां आप रजिस्टर्ड है वहां आपको गवर्नमेंट की सर्विसेज मिलती है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, वेलफेयर, सब कुछ आपके हुको से लिंक्ड होता है। मतलब अगर आप चाइना के एक छोटे से गांव में रजिस्टर्ड है और आप शंघाई शिफ्ट हो जाते हैं, तो आपके बच्चे शंघाई के गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जा सकते, ना ही वहां के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के फुल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ये सुनने में रिस्ट्रिक्टिव लगता है और है भी, लेकिन फिर चाइना ने ये क्यों किया? क्योंकि चाइना ने एक चीज समझी कि अगर तुम लोगों को अनरिस्ट्रिक्टेड माइग्रेशन अलाउ कर दो तो सब लोग उन्हीं 5 बड़े शहरों में जाके बैठ जाएंगे। तो चाइना ने उल्टा किया। उन्होंने पहले डेवलपमेंट को लोगों के पास भेजा, छोटे शहरों में फैक्ट्रीज लगाई, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्रिएट की और फिर धीरे धीरे अर्बनाइजेशन को अलाउ किया। रिजल्ट, चाइना ने आज 50 वर्ल्ड क्लास सिटीज बनाए हैं और उसकी रूरल इकोनॉमी कोलैप्स नहीं हुई, वो इंडस्ट्रियलाइज हो गई। अब इंडिया की तरफ आओ। इंडिया में 50% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में है, लेकिन एग्रीकल्चर इंडिया की GDP में सिर्फ 15 से 18% ही कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब यह है कि इंडिया के 30 से 35 करोड़ लोग एक ऐसे सेक्टर में है जो उनके टाइम और एफर्ट के लिए बहुत कम रिटर्न्स दे रहा है। और इसका सोल्यूशन क्या है? लोन वेवर, सब्सिडी, ये बैंडेड सॉल्यूशंस हैं। असली सॉल्यूशन यह है कि उन लोगों के लिए एक डेडिकेटेड शहर हो, एक जगह हो जहां वो जाएं, कुछ मीनिंगफुल काम करे और ठीक से पैसे कमाएं। और वो शहर अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, उन्हीं को पहले बनाना पड़ेगा। अब सवाल आता है, इन नए शहरों के लिए पैसे कहां से आएंगे? इसकी सच्चाई थोड़ी अनकंफर्टेबल है। चैप्टर 5, सिटी इकोनॉमिक जोन्स। मुंबई महाराष्ट्र की GDP में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। महाराष्ट्र के टैक्स रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ मुंबई से आता है। और वो पैसा कहाँ जाता है? वो स्टेट के हर कोने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इंक्लूडिंग लाडकी बहन जैसी स्कीम्स में। अब ये स्कीम्स गलत है या नहीं, ये डिबेट इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। सवाल ये है कि क्या मुंबई का पैसा मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में री इन्वेस्ट होना नहीं चाहिए? क्या उस पैसे से मुंबई 2.0, मुंबई 3.0 नहीं बनना चाहिए? सेम लॉजिक नेशनली भी अप्लाई होता है। नोएडा और गुड़गांव का टैक्स बेस वहां के प्राइवेट एंटरप्राइज से, रियल एस्टेट से और सर्विसेज से बना है। और जब वो ऊपर जाता है तो ऐसे स्टेट्स या सिटीज में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जिन्होंने खुद अपना रेवेन्यू बेस बनाने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया होता। इसका सोल्यूशन है सिटी इकोनॉमिक जोन्स, एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल जहां एक शहर अपने जनरेट किए टैक्सेस का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखता है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में री इन्वेस्ट करता है, अपने रेगुलेशंस खुद सेट करता है और अपने ग्रोथ के लिए खुद अकाउंटेबल भी होता है। ये मॉडल काम करता है बिकॉज वी हैव प्रूफ, विच इज सिंगापुर। सिंगापुर में कोई नेचुरल रिसोर्सेस नहीं थे, कुछ ज्यादा रॉ मटेरियल भी नहीं बनता था, फिर भी वहां की पर कैपिटा GDP $84,000 की है, जो अमेरिका से भी ज्यादा है। उन्होंने एक चीज की कि डे 1 से उन्होंने अपने आप को एक इकोनॉमिक जोन की तरह ही डिजाइन किया, खुद के रूल्स, खुद के री इन्वेस्टमेंट्स और खुद की आइडेंटिटी। इंडिया में इस मॉडल का एक छोटा वर्जन ऑलरेडी काम कर रहा है, गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गिफ्ट में 2024 तक 700 से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड हुई है। वहां अपने अलग फाइनेंशियल रूल्स है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस होती है और बाकी इंडिया से पूरे अलग सिस्टम पे चलता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये पूरे इंडिया में सिर्फ एक है, ओनली वन, और इंडिया को ऐसे दूसरे, तीसरे, चौथे गिफ्ट सिटीज चाहिए। तो फिर इंडिया ने ऐसे और सिटीज क्यों नहीं बनाए? हमने कोशिश की और रिजल्ट्स देखो। चैप्टर 6, द ग्रेवयार्ड। आंध्र प्रदेश का अमरावती याद है, जो वर्ल्ड क्लास ग्रीनफील्ड सिटी बननी थी, जिसके लिए फार्मर्स ने जमीनें दे दी सिर्फ एक वादे पे कि वहां एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनने वाली है। फिर गवर्नमेंट्स बदली और वो सपना एक पॉलिटिकल फुटबॉल बन गया। आज अमरावती लार्जली अनबिल्ट है।
ढोलेरा जो गुजरात का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था, 10 साल से ज्यादा हो गए उसे अनाउंस हुए। आज वहां थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, लेकिन वहां लोग नहीं है, बिजनेसेस नहीं है, ना ही वो कंप्लीटली एक शहर बना है। क्यों? क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट्स में एक चीज मिसिंग थी, इकोनॉमिक एंकर, वो रीजन जो लोगों को वहां खींचे। ना कोई फैक्ट्री, ना कोई पोर्ट, ना ही कोई इंस्टीट्यूशन, बस एक मास्टर प्लान और एक उम्मीद की इकोनॉमी खुद आ जाएगी। नहीं आती, ऐसे तो कभी नहीं आएगी। शहर बनाने के लिए पहला रीजन चाहिए रहने का, एक जॉब, एक फैक्ट्री, एक यूनिवर्सिटी। पहले ये आता है फिर शहर बनता है, ना कि इसका उल्टा। लेकिन एक ऐसी असलियत भी है जो इस मास्टर प्लान के बाद आती है और अक्सर नहीं दिखती। चैप्टर 7 द पॉलिटिकल प्रॉब्लम। एक एग्जिस्टिंग शहर एक पॉलिटिशियन के लिए क्या होता है? वोट बैंक, लैंड माफियाज और एस्टैब्लिश्ड कॉन्ट्रैक्टर्स। इसीलिए अगर एक पॉलिटिशियन एक एग्जिस्टिंग शहर में इन्वेस्ट करता है तो उसे रिटर्न्स मिलते हैं, पॉलिटिकल रिटर्न, इलेक्टोरल रिटर्न। जबकि एक नए शहर में कोई वोटर नहीं होता, कोई नेटवर्क नहीं होता, वो एकदम कोरा कागज होता है और ब्लैंक पेजेस इलेक्शंस नहीं जिताते। और इंडिया में सिटी इकोनॉमिक जोन जैसा बड़ा विजन एक इलेक्शन साइकिल से ज्यादा नहीं टिकता। अमरावती में एग्जैक्टली यही हुआ, ढोलेरा में भी यही हो रहा है। तो सिंगापुर ने ये कैसे सॉल्व किया? उसने गवर्नेंस को पॉलिटिक्स से स्ट्रक्चरली ही अलग रखा। डे 1 से गिफ्ट सिटी भी यही कर रहा है। अपनी अलग अथॉरिटी है, अपनी अलग रेगुलेटरी बॉडी है, स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्ट इंटरफियरेंस भी बहुत लिमिटेड है। इसी मॉडल को इंडिया में हमें स्केल करना है, वरना तब तक ये साइकिल चलती ही रहेगी। अब आखिरी सवाल, तो करना क्या है? ये सिर्फ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही है या इसका एक्चुअल ब्लूप्रिंट भी है? चैप्टर 8 द ब्लूप्रिंट। ये इम्प्रैक्टिकल नहीं है, सारे पीसेस पड़े हैं, बस उन्हें जोड़ना है। इंडिया को अगले 15 सालों में 4 से 5 ग्रीनफील्ड सिटीज चाहिए, लेकिन हर कोई एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक एंकर के साथ। एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, क्योंकि दुनिया चिप शॉर्टेज से समझ चुकी है और डाइवर्सिफिकेशन चाहती है। एक डेटा सेंटर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हब, क्योंकि वो जॉब्स आने वाली है और उसे कहीं ना कहीं तो रहना होगा। एक फार्मा और बायोटेक सिटी, क्योंकि कोविड ने दिखाया कि इंडिया फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग में क्या कर सकता है। ईस्टर्न कोस्ट पे एक लॉजिस्टिक्स गेटवे, क्योंकि इंडिया का ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। हर एक को सिटी इकोनॉमिक जोन की तरह ही सेटअप करना होगा पहले दिन से। अपना टैक्स मॉडल, अपने रूल्स, अपनी अथॉरिटी, जो किसी भी स्टेट इलेक्शन के बाद नहीं बदलेगी। लैंड एक्विजिशन के लिए, स्पेसिफिकली ग्रीनफील्ड सिटीज के लिए फास्ट ट्रैक मॉडल भी चाहिए। यही वो जगह है जहां हर प्रोजेक्ट अभी तक मारा जाता है। यहाँ डेडिकेटेड लेजिस्लेशन चाहिए और सिर्फ नए शहरों के लिए। और माइग्रेशन को चाइना की तरह रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, लेकिन इंटरनेशनली चैनलाइज करना है। लोगों को इंसेंटिव्स देने हैं बिजनेसेस को नई सिटीज की तरफ मूव करने के लिए, ताकि वो 400 मिलियन लोग जो आने वाले हैं वो सिर्फ मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में ना जाए, वो एक प्रॉपर प्लान्ड और प्रिपेयर्ड सिटी में जाए। वर्ल्ड बैंक का एक एस्टिमेट कहता है कि इंडिया को 2050 तक 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स की अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती और ना ही प्राइवेट सेक्टर अकेले कर सकता है, जब तक गवर्नेंस फ्रेमवर्क सही ना हो। CEZ मॉडल वो ब्रिज बन सकता है। और जब ये नई सिटीज बनेगी, वहां मैन्युफैक्चरिंग की, डेटा सेंटर्स की, लॉजिस्टिक्स की और हेल्थ केयर की नई जॉब्स आएंगी। तब किसी और शहर या गांव से आने वाला लड़का या लड़की सीधा वहां जॉब नहीं करेंगे। उन्हें पहले वो स्किल्स सीखनी होंगी, मैनेजमेंट समझना होगा, क्योंकि वो जॉब्स एक स्किल्ड वर्कफोर्स मांगेंगे। और इसी गैप को ब्रिज करने के मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। हिस्ट्री में जो सिविलाइजेशन याद की जाती है वो अपने शहरों से ही याद की जाती है। रोम, बगदाद, कॉन्स्टेंटिनोपल, इवन मोहेंजोदारो, जो यहीं इंडिया में ही थी। हमने पहले भी वर्ल्ड क्लास सिटीज बनाए हैं, हम जानते हैं कि उन्हें कैसे बनाते हैं। सवाल यह है कि जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, क्या आज का इंडिया 2047 तक ऐसा कोई शहर बना पाएगा जो 100 साल बाद भी याद किया जाए, या हम उन्हीं अंग्रेजों के प्लान से बने मॉडल पे आगे बढ़ेंगे? अगर इस वीडियो से आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला है तो कमेंट कीजिए पर्सपेक्टिव, जिससे मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं। और ऐसे और डीप डाइव टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपग्रेड को।